हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम कर रहे थे टेस्ट और आज हम करेंगे यूपीएससी का टेस्ट जो कि 19 है। ये फोरम आईएएस का है, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। हमारे चैनल पे विजन आईएएस के भी टेस्ट चल रहे हैं, उसको भी करिए, ये भी करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलाए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए ऐसी चीज़ें ला सकें। और एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है, जल्दी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले लोकोमोटिव, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज, एस्को से धातुओं का निष्कर्षण, या फिर जो है जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली बिजली संयंत्र। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो है SO2 के लिए राष्ट्रीय परिवेश या वायु गुणवत्ता मानकों के सल्फर डाइऑक्साइड के पूरे समूह के संपर्क में बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। SO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्र और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में जीवाश्म ईंधन के दहन से है। पर्यावरण प्रदूषकों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए मेरे आंसर बताने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और पहले खुद से भी आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रदूषण का प्रकार है, विवरण है, उदाहरण। देखिए तीनों चीज चेक किया करिए कि कौन सा कोई गलत तो नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह का यूपीएससी नहीं पूछ रहा है इसमें। उपरोक्त पंक्ति में कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी ढंग से सुमेलित है? 1 2 3 4 ऑप्शन तो यही है। बाकी देखिए क्या पहला सही है? प्राथमिक प्रदूषक प्रदूषक जो पहले से मौजूद कुछ प्रदूषककारी पदार्थों की प्रतिक्रिया के कारण वायुमंडल में बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है मात्रात्मक प्रदूषक, वे प्रदूषक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और केवल तभी प्रदूषक बन जाते हैं जब उनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, जैसे डीडीटी और डाइफेनिल ट्राइक्लोराइथेन। क्लोरात्मक प्रदूषक वे प्रदूषक जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं परंतु मनुष्य द्वारा बढ़ाए जाते हैं, शाकनाशी। इसमें से बताइए कितने मैच हैं? देखिए पहला जो है वो मिलान मैच नहीं है, क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वे प्रदूषक जो सीधे ये जो पहले से मौजूद होते हैं, ये मौजूद नहीं। जो प्रदूषक जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं उसी रूप में बने रहते हैं, जिस रूप में पर्यावरण में मिलाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है मात्रात्मक प्रदूषक, ये जो है ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि वे प्रदूषक जो प्रकृति में पाए जाते हैं केवल तभी प्रदूषक बन जाते हैं। तो ये देखिए ये प्राथमिक प्रदूषकों के एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने पर बनते हैं। और इसमें जो है ये एग्जाम्पल भी गलत दिया है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ओजोन होगा और द्वितीयक ऑर्गेनिक एरोसॉल, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। नहीं इसमें जो सॉरी ये क्या है, ये मात्रात्मक प्रदूषक वो होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जब उनकी सांद्रता का एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो वे प्रदूषक बन जाते हैं। तो ठीक है, उनकी मात्रा सांद्रता पार कर जाती है तो प्रदूषक बन जाते हैं। तो ये जो है इसमें ये एग्जाम्पल गलत है, डीडीटी नहीं होगा। ये गुणात्मक प्रदूषण का है, मतलब इसका एग्जाम्पल है, ये नहीं होगा। तो हम तीसरा देखते हैं गुणात्मक प्रदूषक, वे प्रदूषक जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि मनुष्य द्वारा बढ़ाए जाते हैं। तो इनके बारे में बात करें तीसरी, तो ये सही मिलान करती है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन भी सही है और एग्जाम्पल भी सही है। देखिए गुणात्मक में अब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन भी आता है, तो केवल एक सुमेलित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ग्राउंड लेवल ओजोन के संदर्भ में, मतलब ग्राउंड लेवल ध्यान दीजिए, ग्राउंड लेवल मतलब जो नीचे हमारे जहाँ पृथ्वी पर जो ओजोन होती है उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए यह है एक द्वितीय प्रदूषक जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, ये सही है। यह पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हानिकारक प्रभाव बचाता है। देखिए ये नहीं बचाता है, जो ओजोन जो मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर में है वो बचाते हैं, ये नहीं। ये वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में योगदान देता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट है इंडोर प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें वस्तु है और उनसे निकलने वाले जो विवादास्पद पदार्थ हैं। तो चलिए बताइए कितने सुमेलित हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन से रेडान निकलती प्लास्टिक लेड और फर्श की टाइल से एस्बेस्टस। तो पहले आपको ये जानना होगा ये जो होते हैं क्या इंडोर प्रदूषण क्या होते हैं, ये जानना जरूरी होगा ना, ठीक है।
देखिए, इंडोर प्रदूषण का मतलब होता है इमारतों और संरचनाओं के अंदर वायु प्रदूषण से है। इंडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत फॉर्मल्डिहाइड कालीन होता है, जो कालीन पार्टिकल बोर्ड और इंसुलेशन फोम होता है। रेडान मिट्टी के प्राकृतिक रूप में निकलने वाली गैस है। वाष्पशील कार्बन यौगिक जैसे स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, ये सब चीजें होती हैं। तो पहला गलत है। नॉन स्टिक बर्तन रेडॉन, ये गलत है। यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय आदि से लगभग सभी मिट्टी में पाई जाती है। ये ठीक है। रेडान एक रेडियोधर्मी गैस है और ये यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय से पाई जाती है, ना कि इससे। ठीक है, तो ये गलत है। और दूसरा है, और बाकी को नॉन स्टिक कुकवेयर को जो है पाली टेट्रा फ्लुओरो एथिलीन से जो होता है उससे लेपित किया जाता है, तो पता ही होगा, टेफ्लॉन कोटिंग जिसे बोलते हैं। और ये जो दूसरा है सही है, लिपस्टिक में जो होता है लेड होता है, ये सही है। शीशा कॉस्मेटिक लिप लिप उत्पादों जैसे लिपस्टिक और अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों जैसे शैडो, ब्लश, कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पू, बॉडी लोशन में भी आम शुद्ध मतलब ये पाई जाती है। और ये है फर्श के टाइल्स में एस्बेस्टस, ये भी सही है। एस्बेस्टस खनिज फाइबर है जो चट्टान और मिट्टी में पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है, तो दो सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, चौथा पांचवा है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बाजार में मिलने वाली कई च्युइंगम को पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। कई च्युइंगम जो होता है, च्युइंग गम में गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। कौन सा कथन कारण क्या सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है, और कथन कारण सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा कारण, और कथन सही है कारण गलत है, कथन गलत है कारण सही है। कौन सा इसमें सुमेलित है? देखिए, दोनों बातें सही हैं, सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें। ओजोन, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए उपरोक्त में से किन प्रदूषकों पर विचार किया जाता है? इसमें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में तो कितने इसका किया जाता है? देखिए, ओजोन का किया जाता है, और अमोनिया का किया जाता है, और शीशा का किया जाता है, तो 135 होता है। ठीक है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2014 में इसको शुरू किया था, और लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में प्रभाव संचार के लिए उपकरण है, जिसे समझना आसान है। और इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 अलग-अलग प्रदूषक का उपयोग किया जाता है, जैसे पार्टिकुलर मैटर पीएम 10 होता है, पीएम 2.5 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, NO2, SO2, NH3 है, पीबी लेड है, ये सब चीजें हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक संगठन है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों का समन्वय करना तथा उनके बीच विवादों का समाधान करना। केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। कि कौन सा कथन इसमें सही है? 2-3, 2-4, 1-4, 2-3 या 1-3? देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, ये दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है, इसका गठन 1974 में जो है जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया था, 1974 में। ये गलत हो जाएगा। और ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय तथा उनके बीच विवाद का समाधान करता है, सही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो गलत है, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड अध्यक्षता पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, सही है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें एल्युमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मृदा कंडीशनर के रूप में उपयोग करने पर यह फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। इसका उपयोग कुछ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। एक सही, एक दो सही, एक तीन सही है, एक दो तीन सही है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें देखिए, तीनों बातें सही हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में इन कथन पर विचार कीजिए। इनमें प्रदूषण कम करने में शहर की प्रगति के आधार पर प्रदर्शन संबंधी वित्तपोषण शामिल है। प्राना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है 10वां।
लाइकेन के बारे में कथन पर विचार कीजिए। वे वायु गुणवत्ता के अच्छे संकेतक हैं। वे सल्फर और ओजोन जैसे प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील है। तीसरा कथन है वे सभी पोषक तत्व वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 2-3 दोनों सही है, वो कथन एक की व्याख्या करते हैं। 2-3 दोनों सही, लेकिन वो कथन एक की व्याख्या नहीं करते हैं। 2 या 3 में से केवल एक सही है और कथन एक की व्याख्या करता है। ना तो कथन 2 ना कथन 3 सही है। कौन सा इसमें हो जाएगा सही? देखिए, इसमें कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, कथन एक की व्याख्या करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है? कौन सा मीथेन? मीथेन कपास, चावल, गन्ना, गेहूं, बताइए। इसमें हो जाएगा जो ये चावल है, इस धान चावल पढ़ा होगा ना, इसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। भारत में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। पूसा डिकम्पोजर, चावल के ठूंठ को जैव कोयला में परिवर्तित करना, हैप्पी सीडर मशीन, धान की पराली का यथास्थान प्रबंधन, टारिफिकेशन, कटी हुई पराली को विघटित करने के लिए माइक्रोबियल स्प्रे। कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4? सॉरी, ये कोई नहीं है। लास्ट ऑप्शन 12वां। इसमें देखिए पहला तो गलत है। पूसा डिकम्पोजर जो होता है, पूसा डिकम्पोजर कवक का एक संघ है जो किसी अपशिष्ट को विघटित करने में और इसमें जैविक खाद बदलने में मदद करता है। ठीक है। जैविक खाद में बदलता है, ना कि कोयला में, और ये कैप्सूल के फॉर्मेशन में होता है और ये चावल के ठूंठ को बायोकोल में नहीं बदलता। ठीक है। हैप्पी सीडर मशीन जो होता है ये सही है। यह धान की पराली का यथास्थान प्रबंधन करता है, सही है। और टारिफिकेशन, टारिफिकेशन क्या है? ये गलत है। टारिफिकेशन थर्मोलिसिस की प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षाकृत कम तापमान पर फीडस्टॉक को थर्मल उपचार के अधीन करती है। और टारिफिकेशन एक स्वदेशी मतलब स्वीडिश तकनीक है जो चावल के ठूंठ को बायोकोल में बदल सकती है। तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन 1 होगा 1। नेक्स्ट है 13वां। ताप तरंगों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत में जिस तापमान पर हीट वेव की घोषणा की जाती है वह उस क्षेत्र के तापमान जलवायु विज्ञान के आधार पर अलग अलग स्थानों में भिन्न होता है। भारत में ग्रीष्म लहरें आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत में विकसित होती हैं और धीरे धीरे पश्चिम व दक्षिण की ओर फैलती हैं। उच्च सापेक्ष आर्द्रता मानव शरीर पर गर्म लहरों के प्रभाव को बढ़ा देती है। 1 सही है, 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखिए पहला सही है। भारत में जिस तापमान पर हीट वेव की घोषणा की जाती है वह उस क्षेत्र के तापमान जलवायु विज्ञान के आधार पर अलग अलग स्थानों पर भिन्न है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में जो हीट वेव्स हैं अ, वो आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में विकसित होती हैं। पूर्वोत्तर भारत है तो उत्तर पश्चिम में होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और उच्च सापेक्ष आर्द्रता मानव शरीर पर गर्म लहरों के प्रभाव को बढ़ा देती है, ये सही है। तो ऑप्शन 1 3 इज राइट। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। बीमारी है, प्रदूषक विषाक्तता के कारण उत्पन्न परिणाम है। इटाई रोग क्रोमियम से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, काला पैर रोग आर्सेनिक से, मिनी माता रोग मिथाइल मरकरी से। ठीक है। तो इसमें कितने सुमेलित हैं? तो पहला गलत है इसमें। इटाई होता है चावल में कैडमियम जो होता है मिला, कैडमियम के, क्रोमियम नहीं, चावल में कैडमियम के मिलने से होता है इटाई रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये सही है, ये नाइट्रेट से होता है। काला पैर रोग जो है ये भी सही है, ये होता है ये आर्सेनिक से। मिनी माता रोग जो होता है ये मिथाइल मरकरी से होता है, ये भी सही है। तो 3 सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 15। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पीएम 2.5 का 24 घंटे के मध्य 15 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए और पीएम 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोन ग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर खराब मौसम के दौरान होता है। पीएम 10 फेफड़ों को भेद कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। हवा में अत्यधिक ओजोन से अस्थमा रोग हो सकता है। कितने कथन सुमेलित हैं इसमें? 15 का। तो इसमें पहला सही है और दूसरा दूसरा जो है दूसरा गलत है। ओजोन में वायु प्रदूषण उच्चतम स्तर खराब मौसम के दौरान होता है, तो ये नहीं है। ये ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर धूप वाले मौसम के दौरान होता है, ना कि खराब।
PM10 फेफड़ों को भेदकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। तो ये गलत है क्योंकि ये प्रॉक्सी संकेतक है और किसी अन्य प्रदूषण की तुलना में अधिक लोगों को प्रभावित करता है। पीएम के प्रमुख घटक सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज, धूल, पानी, ये सब चीजें हैं। और ये सो रॉन्ग हो गया। हवा में अत्यधिक ओजोन का अस्थमा हो सकता है, बिल्कुल राइट है। तो 1 and 2 इज राइट, 1 and 4 इज राइट, तो ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तेल रिसाव के संभावित प्रभाव हैं? पक्षियों के पंखों की जल प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी, फर वाली स्तनधारियों की इंसुलेटिव क्षमता का विनाश। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। 16 ऑल इज राइट, ऑप्शन विल बी डी। प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करें। यूरेनियम खनन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें, रेडान गैस का क्षय और फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन। उपरोक्त कितने रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 एंड ओनली 5। 17। हाँ, तो ऑल ऑल आर राइट। यूरेनियम खनन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें, रेडान गैस का क्षय और फास्फोरिक उर्वरकों का उत्पादन, सभी सही है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित के प्रदूषकों पर विचार करें। हेक्सावेलेंट क्रोमियम, सीसा, कैडमियम, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ई कचरे के अनुचित निपटान के कारण पर्यावरण में उपयोग में से कितने खतरनाक पदार्थ उत्सर्जित होने की संभावना है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी 4। याद कर लीजिए नाम इनका। निम्नलिखित में से होनोलुलु रणनीति का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करना, अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष कबाड़ को नियंत्रित करना, वैश्विक प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, समुद्री मलबे की रोकथाम प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री मलबे की रोकथाम प्रबंधन करना है होनोलुलु रणनीति का उद्देश्य। नेक्स्ट है तटीय प्रबंधन के संदर्भ में समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्लू फ्लैग प्रमाणन मानक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं। रूसीकोंडा और कासरगोड समुद्री जल भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार करें। 1 सही है, 2 सही है, ओनली 2 दोनों सही है, या डी सही है? 20 का केवल बी सही है, दूसरा। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र जो है ये ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन मानकों की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईमो द्वारा विकसित नहीं किया गया है और इसके बजाय उन्हें डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए केवल दूसरा सही है। और है मैग्नेटाइट कण को न्यूरो डिजेनरेटिव समस्या पैदा करने के लिए संदिग्ध पर्यावरण प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में किससे उत्पन्न होते हैं? मोटर वाहनों के ब्रेक से और मोटर वाहनों के इंजन से, घरों में माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन लाइनों से। तो ऑप्शन है 1 2 3 5, 1 2 4 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो होता है ये होता है मोटर वाहनों के ब्रेक और मोटर वाहनों के इंजन से और होता है बिजली संयंत्र से। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। बायोडिजनरेटिव तकनीक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। प्रमुख तकनीक संरक्षण विधि है, विवरण है। बायो वेटिंग स्वस्थानिक, ये असंतृप्त क्षेत्र में मिट्टी में अवशोषक कार्बन घटकों को जैव निम्नीकरण करने के लिए स्वदेशी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है। बायोस्पर्जिंग बाह्य स्थानों दूषित मिट्टी में जल स्तर से ऊपर दबाव में हवा को इंजेक्शन। बायोपाइल्स स्वस्थाने और दूषित मृदा स्थल पर सूक्ष्म जीवों का आयात। ऊपर इस पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल कोई नहीं। चलिए देखते हैं 22वां। तो इसमें जो है पहला जो है सही है। बायो वेटिंग जो होता है स्वस्थाने होता है इंसिटू और ये असंतृप्त क्षेत्र वाली मिट्टी में अवशोषित कार्बनिक घटकों को जैव निम्नीकरण करने के लिए स्वदेशी है, सही है। और स्वदेशी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है, सही है। बायोस्पार्जलिंग ये क्या होता है? ये गलत है क्योंकि ये जो होता है इन सीटू तो ये बायोस्थान नहीं बल्कि इन सीटू मतलब स्वस्थाने है। दूषित मृदा में जो है ये दूसरी मिट्टी के जल के ऊपर दबाव में हवा का इंजेक्शन शामिल है, जो सही है। और ये बायोपाइल्स होते हैं स्वस्थाने, तो बायोपाइल्स ये स्वस्थाने तो है, सही है। दूषित मृदा नहीं है, दूसरी मिट्टी में जल स्तर के जो है जल स्थल पर सूक्ष्म जीवों का आयात है, तो जल स्तर के नीचे होते हैं, दवा में हवा का इंजेक्शन शामिल
एक मिनट, इसमें नहीं, ये एक्स सीटू है, इन सीटू नहीं, सॉरी, ये इस सीटू है, इस सीटू मतलब बाह्य स्थानीय है, और ये लैंड फॉर्मिंग और डिकम्पोजिंग तकनीक के संयोजन का उपयोग करती है, तो ये दोनों गलत है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। मिट्टी के पोषक तत्वों का रिसाव, महासागरों का पीएच स्तर पर बढ़ना, संगमरमर की संरचनाओं का रंग उड़ना, कुछ पौधों की वृद्धि में देरी, उपरिक्त कितने को अम्लीय वर्षा के प्रभाव का उपयुक्त माना जाता है? तो इसमें क्या क्या होता है? पहला तो सही, मिट्टी के पोषक तत्वों का रिसाव होता है, और इसमें जो है दूसरा गलत है, महासागरों के पीएच स्तर का ये नहीं होता है, और संगमरमर की संरचना का रंग उड़ना भी है, पौधों की कुछ वृद्धि में देरी ये भी है, तो 3 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 24, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत में उद्योगों के वर्गीकरण के संदर्भ में कथन विचार करें। भारत में फ्लाई एश, ईट, ब्लॉक निर्माण इकाइयों, उद्योगों और उद्योगों की ग्रीन श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है। फ्लाई एश, ईंटें, ब्लॉक निर्माण इकाइयां उद्योग प्रकृति में सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 दोनों सही हैं, 2 1 की व्याख्या करता है, कथन 1, 2 दोनों सही है, कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है, कथन गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। 24 का जो ये हो जाएगा, भारत में फ्लाई एश, ईंट, ब्लॉक निर्माण इकाई उद्योगों के ग्रीन श्रेणी के लिए अंतर्गत सूचीबद्ध है, तो ये गलत है। तो ये जो है, ये सॉरी, भारत में फ्लाई एश जो है, फ्लाई एश ब्लॉक निर्माण इकाइयां उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकरण के अनुसार उद्योगों की श्वेत श्रेणी, मतलब हरी श्रेणी नहीं के अंतर्गत सूचीबद्ध है, हरी श्रेणी के अंदर नहीं है। बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तांबा प्रग्रहण संयंत्रों के बारे में चिंता क्यों? वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकते हैं। तांबे के स्लैग के कारण कुछ भारी धातुएं पर्यावरण में रिस सकती हैं। वे प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? तो कौन सा सही है इसमें? इसमें जो सही है, पहला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वे पर्यावरण घातक, देखिए, तांबे को गलाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कार्बन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसके ऑक्सीजन परमाणुओं में एक को हटा देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसलिए पहला जो है पर्यावरण में CO2 की घातक मात्रा नहीं छोड़ता है, तो गलत है। और दूसरा सही है, तांबा के स्लैग के कारण कुछ भारी धातुएं पर्यावरण में रिस करती हैं। वे प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ये दोनों सही हैं, 2, 3 सही है इसमें। बस भी पहला गलत है, तो एलिमिनेट करके आप दूसरे आंसर तक जा सकते हो। 26वां है, जल प्रदूषण के संदर्भ में भूजल के यूरेनियम प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल में यूरेनियम प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में पीने के पानी में यूरेनियम की स्वीकार्य सीमा 50 माइक्रोग्राम लीटर निर्धारित की है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग पानी में यूरेनियम को हटाने के लिए किया जा सकता है। उपर्युक्त कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 3 या 1, 3 या 1, 2, 3? 26 इसका पहला सही, सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल में यूरेनियम प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग पानी में यूरेनियम घटाने के लिए किया जाता है, ये सही है। और ये दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि पीने के पानी में 50 माइक्रोग्राम नहीं होता है, 30 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है, 30 होता है, बाकी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3। भारत में रेत खनन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारत में रेत को खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए नियम बना सकती हैं। नदी तल में अत्यधिक रेत खनन से भूजल स्तर में कमी आ सकती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 3? इसमें सही है, पहला तो गलत है, क्योंकि साधारण रेत को खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रमुख रूप से खनिज में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसको जो साधारण जो है, भारत में खनिजों को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, प्रमुख खनिज और लघु खनिज। भारत में प्रचलित कानून के अनुसार साधारण खान खनिज अधिनियम 1957 के तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है,
हरित खानों लघु के अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए ये सही नहीं है। तो हो जाएगा ये गलत। प्रमुख खनिज के रूप में नहीं, लघु खनिज के। और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अवैध खरीद खनन को रोकने के नियम बना सकती हैं, सही है। और ये तीसरा भी सही है, नदी तल में अत्यधिक रेत खनन से भूजल स्तर में कमी आ जाती है, तो दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व स्तर पर नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वाहनों और औद्योगिक स्रोतों में उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान करता है। कोलंबो घोषणा पत्र में नाइट्रोजन की बर्बादी को कम करने और टिकाऊ नाइट्रोजन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। पर इसमें कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या कोई नहीं? तो इसमें देखिए पहला जो है गलत है। भारत विश्व पर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उत्सर्जक नहीं है। तो भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक मानवीय उत्सर्जन के लगभग 11% के लिए जिम्मेदार है। भारत में N2O का उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत कृषि है, विशेष रूप सिंथेटिक। और दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो वो चीन उत्सर्जन में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। और वाहनों में औद्योगिक स्रोतों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देता है, सही है। कोलंबो घोषणा पत्र में नाइट्रोजन की बर्बादी को कम करने में टिकाऊ नाइट्रोजन प्रबंधन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता रेखांकित है, सही है। केवल दो सही है। पेट कोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? यह तेल शोधन प्रक्रिया को से प्राप्त एक ठोस कार्बन जो है समृद्ध पदार्थ है। इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी के ग्रेफाइट एनोड सामग्री बनाने के हेतु कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। यह उत्पादित ऊर्जा की प्रति इकाई कोयले की तुलना में काफी कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। भारत में ईंधन प्रयोजन के लिए पेट कोक का आयात प्रतिबंधित है। कौन सा सही है? गलत है, गलत। इसी गलत है, इसी गलत है क्योंकि जब इसमें यह उत्पादित ऊर्जा की प्रति इकाई कोयले की तुलना में काफी कम मात्रा में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करता है, तो गलत है। पेट कोक कोयले की तुलना में उच्च कैलोरी मान होता है और ये कोयले की तुलना में 11% अधिक ग्रीन हाउस गैस और इसके अतिरिक्त पेट कोक कोयले की तुलना में उत्पन्न ऊर्जा की प्रति 5 से 10% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। योकोहाम रणनीति और सुरक्षित विश्व हेतु कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना का विकास और खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट को जिम्मेदार प्रबंधन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्थिरीकरण और प्राकृतिक आपदा की रोकथाम, तैयारी, शमन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है योकोहाम रणनीति प्राकृतिक आपदा की रोकथाम और तैयारी संबंध से। नेक्स्ट है 31। कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है जिनका उपयोग उद्योग द्वारा विभिन्न उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। क्यों? वे पर्यावरण में जमा हो सकते हैं, पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं, वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, वे मुक्त कणों के उत्पादन को सक्रिय कर सकते हैं। कौन सा कोड सही है? 1 2 3 या 1 3 या 1 2 3? कौन सा सही है? तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी। अटल भूजल योजना के देश में चिन्हित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सतत भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है, मतलब योजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के उपर्युक्त राज्यों में से कितने राज्यों में अटल भूजल योजना के अंतर्गत जल संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गई? 2 3 4 5। कौन कौन से राज्य में की गई है? कितने राज्य में की गई है? तो ये की गई है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 1 2 3 इज राइट, देन ऑप्शन विल बी सही है, बाकी नहीं। पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में कॉलोनी पतन विकास शब्द का क्या अर्थ है? कीटनाशक के संपर्क में आने के कारण चींटी बस्तियों का नष्ट होना, एक घटना जिसमें मधुमक्खी की आबादी में अचानक गिरावट आ जाती है, कुछ पारिस्थितिक तंत्रों में तितली प्रजातियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी, टिड्डी दल के अचानक आक्रमण से बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा। 33। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा, एक घटना जिसमें मधुमक्खियों की आबादी में अचानक गिरावट आ जाती है।
निम्नलिखित उपाय पर विचार कीजिए। पेट्रोल डीजल से शीशे का मिलाना, ऑटोमोबाइल वाहनों की निकास प्रणाली में उत्प्रेरक कंडक्टर्स का उपयोग, पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिश्रण, उच्च सल्फर ईंधन का उपयोग। उपरोक्त उपाय में से कितने उपाय वाहनों से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो इसमें हो जाएगा पहला गलत, ये नहीं है, पेट्रोल डीजल ये सब नहीं है, और दूसरा सही है, और तीसरा भी सही है। पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल का मिश्रण, उच्च सल्फर ईंधन का उपयोग ये नहीं है, तो ऑप्शन केवल 2 ही से है, हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन प्रदूषण के कारक है? ऑटोमोबाइल निकास, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलाना, वार्निश किए हुए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना, या पॉलीयूरेथेन से बने उत्पादों का उपयोग। निम्नलिखित में से कितने कोड सही हैं? 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, ऑटोमोबाइल निकास है, तंबाकू का धुआं है, तीसरा भी है, और ये है वार्निश किए हुए लकड़ी के फर्नीचर, ये नहीं है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 होगा ए। ये यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। नाइट्रोजन फास्फोरक यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक पोषक तत्व हैं। इससे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप मृत क्षेत्र बन जा सकते हैं और जलाशयों में बड़े पैमाने पर मछलियां मर सकती हैं। पर इसमें कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। दोनों ही सही है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मीथेन, CH4, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दिए गए कोड का सही उत्तर चुनाव करिए। ये पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में आरोही क्रम में लगाना है इनको। चलिए लगाते हैं। तो पहले हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और उसके बाद हो जाएगा मतलब 2 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और फिर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के प्रभाव के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह डीएनए को क्षति पहुंचा सकता है, जिससे जीवित जीवों का परिवर्तन हो सकता है। यूए बी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मनुष्य में त्वचा कैंसर खतरा बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बर्फ अंधापन हो सकता है, जो एक अस्थायी लेकिन दर्दनाक नेत्र रोग है। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3? इसमें सभी के सभी सही हैं। 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा बायो रेमेडिएशन के लाभ हैं? यह पारंपरिक तकनीक जैसे भस्मीकरण या रासायनिक उपचार की तुलना में लागत प्रभावी विधि है। ये जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण दोनों प्रकार के प्रदूषक अपशिष्टों को प्रभावी ढंग से विघटित कर सकता है। यह खतरनाक रासायनिक उपचार की आवश्यकता को कम करता है और द्वितीयक प्रदूषण को कम करता है। कौन सा सही है? 1, 3, 1, 2 या 3, 1, 2, 3? इसमें ये पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि ये जो होता है इसका उपयोग जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के प्रभावी रूप से किया जाता है सकता है, लेकिन यह गैर निम्नीकरण प्रदूषकों के लिए प्रभावी नहीं है, इसलिए गलत है। ये तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज राइट। 40 है। पानी की उचित निकासी के बिना सिंचाई करने से मिट्टी में लवणीकरण हो सकता जाता है। सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे मिट्टी में लवण रह जाते हैं। कथन 1, कथन 2 दोनों सही। कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 1, कथन 2 दोनों सही, लेकिन कथन 1 की व्याख्या नहीं करते हैं। और कथन सही है, कारण गलत है, सही, कथन गलत है, कारण सही। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे मिट्टी के लवण रह जाते हैं, इसलिए पानी का उचित निकासी के बिना सिंचाई करने मिट्टी लवणीकरण हो जाता है। तो कथन सही है, व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे दम घुटने लगता है, मृत्यु हो सकती है? तो ये पढ़ा होगा कई बार। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये कमरे में आप भट्टी को लेके सोते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो रात में ही राम नाम सत्य हो सकता है। सॉरी फॉर दैट वर्ड। बट हाँ, इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में भी कथन पर विचार करें। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण को एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य दोष यह है कि केवल गंगा की नदी की सफाई पर केंद्रित तथा इसकी सहायक नदियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ये गलत है। तीसरा भाई, सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट, थर्ड इज गलत।
हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवेश पोर्टल किस संबंधित है? विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मंच, महानगरीय शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक पोर्टल, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक डेटाबेस, पर्यावरण उल्लंघनों के लिए शिकायत निवारण मंच। कौन सा सही है? तो ये है सही। विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। 44 है, पर्यावरण प्रभाव आकलन भारत में औपचारिक रूप से 1986 में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सूचित किया गया है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, कथन 1 कथन 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 व्याख्या नहीं करता है, कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है, गलत है, कथन 2 सही है। इसमें हो जाएगा डी, कथन पहला गलत है। ये देखिए ये कथन गलत क्योंकि भारत में EIE प्रक्रिया औपचारिक रूप से 1994 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये गलत है, तो बाकी दूसरा सही है। ब्रोमीन युक्त अग्निरोधी पदार्थों का उपयोग गंदे और सजावट वस्तुएं जैसे कई घरेलू उत्पादों में किया जाता है। इसके उपयोग को लेकर चिंता क्यों है? ये पर्यावरण में गिरावट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, मनुष्य और पशुओं में संचित होने में सक्षम है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ये हो जाएगा दोनों सही है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर अपनाए जाने वाले चरणों का कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका होता है, याद कर लीजिए, पहले स्क्रीनिंग होता है और स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर सार्वजनिक सुनवाई होता है। 47 में भारत में कृषि सूखे के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। वह स्थिति जब फसल उगाने के मौसम के दौरान मिट्टी की नमी फसल के स्वास्थ्य विकास के लिए अपर्याप्त होती है, जिससे फसल तनावग्रस्त हो जाती है, मुरझा जाती है। यदि किसी क्षेत्र में उसके सकल फसली क्षेत्र का 30% से अधिक भाग सिंचित होता है तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र श्रेणी के बाहर रखा जाता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो है दोनों ही सही है। भारत के संदर्भ में इनमें कथन विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और नीलगिरी भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पश्चिमी घाट नीलगिरी मानसून के मौसम में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट और नीलगिरी में खड़ी ढलान और ढीली मिट्टी की संरचना है जो अक्सर वनों की कटाई, निर्माण जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण और भी बदतर हो जाते हैं। कौन सा कथन सही? कथन 2 3 दोनों सही, कथन 1 ये दोनों व्याख्या करते हैं। और कथन 2 3 सही है लेकिन कथन 1 की व्याख्या नहीं करते हैं। कथन 2 3 में से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करता है, कथन 2 ना ही कथन 3 सही है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दोनों कथन सही है, कारण सही है, मतलब कथन सही है और कथन पहले की व्याख्या करते हैं, सही बात है। और ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें है प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। आपदा न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए धनराशि के प्रावधान की सिफारिश करता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? इसमें देखिए पहला सही है और ये जिला आपदा प्रतिक्रिया की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, तो ये गलत है। ये जो है यह राज्य सरकार पर राज्य जिला आपदा प्रतिक्रिया की स्थापना के लिए करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, राज्य स्तर पर है, तो ये गलत है। आपदा न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए धनराशि प्रावधान की सिफारिश करता है, सही है। 1 and 3 इज राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब इन्हें निगला जाता है तब ये समुद्री जानवर में आनुवांशिक गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं जिससे जैव संचय और जैव आवर्धन हो सकता है। वे मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके उनकी उर्वरता को कम करते हैं। ऊपर में से माइक्रो प्लास्टिक्स के में से कौन सा संभावित प्रभाव है जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए योगदान करता है? बताइए। तो ये तीनों चीजें हैं, तो ठीक है, तीनों पढ़ लीजिएगा और कैसा लगा है टेस्ट बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।